नमस्कार, मैं मुदिता उनियाल धार लाइव संवाद में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ जुड़े हैं 2 अतिथि जिनमें से एक अतिथि हमारे थोड़ी देर में जुड़ेंगे और हमारे साथ जुड़ चुके हैं पवन बिष्ट जी जो कि संयोजक हैं हरेला उद्यान और एक प्रगतिशील किसान भी हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे और बातें करते हैं उनके अनुभव के बारे में, कृषि अनुभव के बारे में। तो नमस्कार पवन जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार मैम, नमस्कार। तो आप हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताएं। तो सभी जो भी श्रोतागण हैं उनको नमस्कार। मेरा नाम पवन बिष्ट है और मैं एक गांव है मरोड़ा करके पौड़ी गढ़वाल में पापा ब्लॉक में वहाँ का जी। निवासी हूँ। जब 9 साल का था तब मैं माइग्रेटेड हो गया था, मतलब अपने पिताजी मम्मी लोगों से। मैं हॉस्टल लैंसडाउन में मैंने पढ़ा है और उसके बाद मैं पंतनगर से बीटेक किया है, फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई से तुलजापुर से मैंने पढ़ाई की है, मास्टर की, और उसके बाद में राजस्थान में नौकरी की है मैंने। और जब मुझे ये पता चला बीटेक सेकेंड ईयर में, मैं अक्सर कहता हूँ कि 15,000 गांव में से 2-3 हज़ार गांव घोस्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो उस दिन मैंने रियलाइज़ किया था और कि कभी मौका मिलेगा तो मैं वापस ज़रूर आऊँगा। और 2-4 साल बाद जब मैंने जॉब की और मुझे लगा कि जॉब एक बेहतर ऑप्शन नहीं मिल रही, तो चाहे वो इन्वायरमेंट के हिसाब से बोलो या चाहे वो किसी भी एंगल से, तो मुझे लगा कि ये सही समय है कि वापस आया जाए और जो ये आपदाएँ हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, और उनको उनको समझा जाए। और फिर मैं वापस आया। मेरे दादाजी के यहाँ पे लगभग 1-2 हेक्टेयर ज़मीन जो कि उन्होंने उस ज़माने में अपने लिए, अपने बच्चों के लिए बनाई थी, वो बंजर पड़ गई थी पिछले 25-30 सालों से। तो अभी मैंने फ़िलहाल लगभग 200-300 कीवी के पेड़, लगभग 2,000 सेब के पेड़, नींबू हो गया, माल्टा हो गया, नारंगी हो गई, एक मिक्स फ्रूट फॉरेस्ट बनाया है। उसके अलावा हम हर्बल पे काम कर रहे हैं, जैसे रोज़मेरी है, थाइम है, ऑरिगेनो है, पेपरमिंट है, कई प्रकार के। और कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे पौड़ी में धात के माध्यम से एक मूवमेंट लाने की, अलग-अलग मतलब तरीके से, चाहे वो सिट्रस की बातें करें या स्टोन है या अदर चीज़ें। और मुझे लगता है कि आने वाले 5 से 10 साल में पौड़ी को हम एक अग्रणीय जिला, मेरी जो कल्पना है, हमारी जो धात के साथ कल्पना है कि अग्रणी जिला में हम उनको गिना जाए। और अभी जो मोस्ट माइग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट है, हम चाह रहे हैं कि वो एक मतलब लेस माइग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट में अगले 5 से 10 सालों में, और यहाँ पे वापस आए लोग आए और अपना जो पितृभूमि है उसको आबाद करें और लाइवलीहुड की बातें करें और इकोनॉमी की बातें करें। थैंक यू। धन्यवाद पवन जी, आपके विचार बहुत सुंदर हैं और साथ ही साथ आपके विचार जो हैं वो अपने गांव के लोगों के लिए कुछ भला करने के लिए, कोई इकोनॉमी क्रिएट करने के लिए, एक नया प्रोडक्ट के लिए बाजार बनाने के लिए जो है वो विचार काफी अच्छे और सराहनीय हैं और आपने इस पर कार्य भी किया। जमीनी रूप से, व्यवहारिक रूप में आपने बहुत से कार्य किए हैं। उनमें और जैसे आपने बताया कि आपने 2000 सेब के पेड़, नींबू, रोजमेरी, थाइम ये सब चीजें जो लगाई हैं, जो कि हमारे यहाँ रोजमेरी और थाइम का इतना प्रचलन नहीं था। लोग लगाते थे नींबू, माल्टा, ये स्टोन फ्रूट्स, ये सब चीजें हुआ करती थी, लेकिन रोजमेरी, थाइम शायद कम था। तो इसको आपने नया इसको इंट्रोड्यूस किया है अपने किसान भाइयों के लिए और अपनी किसानी में। तो ये बहुत अच्छा और नया काम है। शायद मेरे ख्याल से और लोग भी इससे कुछ प्रेरित होंगे, सीखेंगे और करेंगे। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप का जो ये जैसे आपने कहा कि आपने पेड़ लगाए बहुत सारे और इसमें आपके बहुत से अपने विचार भी हैं कि हम इसको ऐसा करके और बढ़िया बना सकते हैं, और उसी तरह से आपने हरेला उद्यान की जो स्थापना की है उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। तो देखिए मैम, एक तो मैं हरेला उद्यान से पहले मैं एक जो भी श्रोतागण है उनको कुछ पॉइंट बताना चाहूँगा। डॉक्टर दसला पाठक है अभी यहाँ पे पुणे में, डेटा साइंटिस्ट थी और वो भी चमोली में वापस आके काम कर रही है। उनसे जब मेरा डिस्कशन हुआ तो हमने ये मतलब बिल्कुल समझने की बातें हैं कि उत्तराखंड में जो भी टोटल लैंड है वो 70% लगभग जंगल जंगल की ज़मीनें हैं। उसके अलावा 15% तराई में है और 5-10% जो है ज़मीन है वो या तो घर है या रोड है या ऑफिसेस है। तो बचा किसने? 10%। और 10% में मैम 5 से 6% बंजर हो चुकी है। तो जी। हम पे बचा केवल 3 से 4%। और उसमें सिर्फ इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है। हम्म। 0.1% होगा जो इरिगेटेड लैंड होगी, लगभग नॉन इरिगेटेड लैंड है। अब उसमें आप क्या करोगे बताइए?
चैलेंजेस इतने बतेर हैं कि एक तो चकबंदी नहीं है। जी, प्रॉब्लम्स मतलब हज़ार हैं, चकबंदी है तो पानी नहीं है तो पानी मिल गया तो लेबर नहीं है, लेबर मिल गया तो मतलब जंगली जानवर हैं, 6 बजे के बाद बाघ है, रात को रिक है, जी, गलती से वो प्रोडक्शन हो गया तो फिर मार्केट नहीं है, तो चैलेंजेस बतेर हैं। ऐसे जी, में हमने ये कल्पना की है कि हमको कम ज़मीन में कैसे हम इसको प्रोडक्टिव बनाएँ, तो मेरी कल्पना थी कि ऊपर हम इसकी बात करें सिट्रस की बात करें, स्टोन की बात करें, कीवी की बात करें, हॉर्टिकल्चर की बातें करें और जी, नीचे हम जो करें वो हर्बल की बातें करें। क्योंकि जो हमारा जो वो थी जो पौधा झंगोरा है, जो हमारा मोटा अनाज है, वो पहले भी सबसिस्टेंस था और अभी भी सबसिस्टेंस है, ये सबको समझना पड़ेगा कि पहले भी वो जी, हमारे पेट के लिए था और आज भी हमारे पेट के लिए है। अभी भी हम आप हुँ, ये देख रहे हो कि हर गाँव में मतलब कहते हैं कि मोदी जी ने राशन दिया है, फलाना-ढिमकाना के लोग निकम्मे बन गए, निकम्मे नहीं बने, चैलेंजेस बतेर हैं। जी, आपको ये समझना जी, पड़ेगा, आप किसान तो बने, आप कैप्टन बन सकते हैं, कर्नल बन सकते हैं, जनरल ज्ञान दे सकते हो। प्रिंसिपल बन के रिटायरमेंट के बाद आप ज्ञान दे आप आइए किसान बनिए। अभी एक कर्नल यशपाल नेगी यहाँ पे कर्नल बने हैं किसान बने हैं। आईपीएस मैडम जी, को बोलिए आप बनेगी। तो सच्चाई को समझनी होगी। मैं बीटेक इंजीनियर हूँ, मैं 4 साल से अपने मेरे 30 जोड़ी जूते घिस चुके। मैं यहाँ पे नहीं कमा पा रहा तो आप उनकी कल्पना आप दूर करें। तो ये प्रैक्टिकैलिटी हमें समझनी पड़ेगी कि बड़ी-बड़ी बातें ना करके आपको ग्राउंड रियलिटी समझनी पड़ेगी और फिर उस पे काम करना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये। अब जब हमने जी, इस ग्राउंड रियलिटी को समझा तो डेढ़ 2 साल पहले दहात ने मेरा इंटरव्यू लिया था और फिर जी, लगा कि दहात एक ऐसी सिविल सोसाइटी है जो लगातार अलग-अलग तरीकों से चाहे कल्चरल हो गया, ट्रेडिशनल हो गया, लैंग्वेजेज़ हो गया स्ट्राइक कर रही है, समाज को स्ट्राइक कर रही है। पर हमने ये 2014 में दहादी के माध्यम से ये हरीश रावत सरकार ने यहाँ पे हरेला स्टार्ट किया। पर जी, सच्चाई सच्चाई ये है कि मेरा प्रश्न दहाद से ये भी था कि जब हरेला 2014 में स्टार्ट हो गया था, तो अभी जब सिक इतना बजट चले गया है, हरेला में इतने पेड़ लग चुके हैं, तो इकोनॉमी क्यों एस्टेब्लिश नहीं हो पाई? क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब तक देखो प्रोग्राम्स होने अच्छा है, पैम्पलेट बाँटने, पोस्टर बाँटना अच्छा है, फ़ोटो खिंचानी अच्छी बात है, परंतु जब तक वो इकोनॉमी में बन नहीं पाएगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं उसका। तो ये क्वेश्चन हमने धात की टीम से भी स्ट्राइक किया था, हरेला जो उद्यान की जो टीम है उनसे स्ट्राइक किया था कि आप देखिए बातें प्रैक्टिकल कीजिए कि कैसे हो। तो हमारे रिक्वेस्ट से जब हम देहरादून में आए थे पिछली बार हरेला के कार्यक्रम में हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज़ देहरादून तक सीमित ना रहिए, आप पहाड़ों में आइए। और जी, इस बार का सौभाग्य ये कि धात ने इनिशिएटिव लेके 5,000 पेड़ नारंगी के और माल्टा की इस बार देने की बातें की है। और हम क्लस्टर अप्रोच लगाने वाले हैं। अभी हमने 2 क्लस्टर पौड़ी में बनाए हैं, जिसमें कि हमने मरोड़ा जो मेरा गाँव है, उसमें 13 गाँव में हमने एक क्लस्टर बनाया है और सतपुली में हमने लगभग 10 से 20 गाँव के क्लस्टर बनाए हैं, जिसमें हम लोगों को किसानों को मोटिवेट करें कि आप अब वैली बनाने की बातें करिए। आप क्लस्टर अप्रोच अपनाएँ कि अगर मान लो 10 गाँव में अगर 2-4 टन भी अगर माल्टा हो या नारंगी हो या कीवी हो, तो हम डायरेक्ट मार्केट की बातें कर सकते हैं। पहाड़ों की दिक्कत ज्योग्राफिकल कंडीशंस यहाँ पे बहुत टफ है। तो ऐसे में अगर हम क्लस्टर फार्मिंग करें, ठीक है हम इंडिविजुअली करेंगे परंतु अगर 100 किसान भी एक 13 गाँव से करते हैं, तो हमारा प्रोडक्शन एक साथ तो मार्केट में हमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो धात का भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि हम जैसे किसानों की आपने सुनी और ये हम जो इस बार हम 5,000 पेड़ देने वाले हैं, लग भरसार यूनिवर्सिटी यहाँ पे बगल में है। मैं बुराइयाँ नहीं करना चाहूँगा क्योंकि उनके अपने चैलेंजेज़ हैं, परंतु हम अब भरसार यूनिवर्सिटी से भी ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि अब समय आ गया कि आप भी अब धात जैसे सिविल सोसाइटी है या यहाँ पे जो प्रशासन है वो भी जाग गया है, खासकर पौड़ी की अगर मैं बात करूँ, तो भरसार जी, यूनिवर्सिटी के साथ भी हमारी 2 तारीख को किसानों का संवाद है। धात के माध्यम से वो हो रहा है। लगभग 30 हमने यहाँ पे कैटलिस्ट किसान चुने हैं जिसमें कि डॉक्टर सविता से लेकर कर्नल यशपाल नेगी से लेकर अर्जुन जी जो चुके हैं जो मुख्य यहाँ पे सेब के उत्पादक किसान हैं। हम सब बैठ के भरसार यूनिवर्सिटी से कहने वाले हैं कि आप प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। हम हर पेड़ के लिए 2 पेड़ अगर हमें लाने होंगे तो हम हिमाचल जा रहे हैं। कुछ हमें नींबू वर्गीय पौधे लाने तो हम यूपी जा रहे हैं। कुछ हमें हर्बल की लेमन ग्रास लाना तो हम यूपी जा रहे हैं। इवन अभी 3 को फिर यहाँ पे डीएम जो स्वाति श्रीवास्तव मैम है, वो भी यहाँ पे आने वाली मरोड़ा में और सीडीओ साहब से लेकर कई ऑफिसर्स आने वाले हैं और हमारा सिंपल सा फंडा है कि भैया आप इकोनॉमी की बातें करो, ज्ञान गुण तो हम पे बहुत है।
ज्ञान हमारे उत्तराखंड में बहुत है, हमें तो इकोनॉमी की बातें करनी है। हमने ठेका नहीं ले रखा किसी का बर्तन छानने का, या किसी का ठेका नहीं ले रखा गाड़ी की साफ करने का। हमने अपनी इकोनॉमी बनानी है, पहाड़ की इकोनॉमी होगी। और मैं विश्वास, इतना मेरा अंदर, हम किसान जो भी हरेला की हमारी टीम है, हमारा विश्वास है कि 5 से 10 साल में एक हम बड़ा मूवमेंट यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहे हैं। उसके अलावा मैं धाद ने इस बार पिछले 3 सालों से हम लगातार माल्टा का स्ट्राइक कर रहे हैं कि आप माल्टा की बात करिए। आप बड़ी-बड़ी जी। बातें ना करके एवोकाडो, ड्रैगन फ्रूट, सेब, रूट स्टॉक, फलाना-ढिमकाना, ये बड़ी बातें ना करके आप माल्टा की बातें कीजिए कि पहले माल्टा तो बिचाओ। अभी मैं जस्ट कुछ समय पहले 4 धाम यात्रा साइट गया था, तो माल्टा भी आजकल 150 से 200 रुपए चला। हमारे पौड़ी में या हमारे उत्तराखंड में कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी क्यों नहीं है? अभी फॉरेन से माल्टा आ रहा है। तो ये मैं सरकार से निवेदन भी करूँगा कि आपने बहुत अच्छा आप स्कीमें भी चला रहे हैं, जैसे जो कीवी मिशन है, एप्पल मिशन है, परंतु आपको पहले माल्टा की बातें करनी पड़ेगी कि जी। माल्टा का एक दुर्भाग्य क्या है कि ₹9 का माल्टा हमारा बिक रहा है और आपका ड्रैगन फ्रूट ₹100 का बिक रहा है या एवोकाडो ₹100 का बिक रहा है। तो इस धात के माध्यम से हम ये भी बराबर स्ट्राइक कर रहे हैं आगे डिपार्टमेंटों से या सरकारों से कि माल्टा की पॉलिसी बने और कम से कम इस माल्टा को रेट जेन्युइन रेट मिले। अभी एमएसपी है ₹9। तो चाहे वो प्रोपेगेशन से लेकर, प्रोडक्शन से लेकर, प्रिवेंशन से लेकर, पोस्ट हार्वेस्टिंग से लेकर और मार्केटिंग तक, धात की जो हरेला गाँव की जो टीम है जिसके कि हम भी संयोजक हैं, हम चाह रहे हैं कि ये किसानों को बैकअप सपोर्ट मिले और इसमें प्रशासन भी हमारी मदद करे, यूनिवर्सिटी हमारी मदद करे, सरकारें हमारी मदद करें कि क्यों ना, जब 4 धाम यात्रा यहाँ पे हो रही है, इतना टूरिस्ट आ रहा है, तो जो स्टोन फ्रूट है, पीच, जी। प्लम, एप्रिकॉट है, उस समय पीच, प्लम, एप्रिकॉट की धूम होती है। अगर हमने सर्दियों में हमने अगर ये लगाने लग गए हम पेड़-पौधे, तो जब जी। 4 धाम होता है, उस समय हम अपने फलों का बेच सकते हैं। तो हमारी एक इकोनॉमी एस्टेब्लिश होती है। ये प्रैक्टिकल है, ये इसमें बहुत बड़ा मिसाइल फेंकने वाली बातें ही नहीं है। ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं कि जो हम कर सकते हैं, बहुत बड़ी बातें नहीं है। तो मेरा निवेदन है, अलग जो भी हमारी इस बातों को सुन रहे हो, चाहे वो डिपार्टमेंट के हों, चाहे वो भारत के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, कि हम प्रैक्टिकल बातें करें, ज्ञान सबके पास पड़ा है, प्रैक्टिकल बातें करें कि कैसे यहाँ की इकोनॉमी एस्टेब्लिश हो। धन्यवाद। जी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा कि आप जो है हमारे पहाड़ के लोगों के लिए कि जो दुर्गम जगहों पर रह रहे हैं, उनके लिए एक आर्थिकी और एक बाज़ार की कल्पना कर रहे हैं और जो कि बहुत व्यावहारिक भी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़मीनी उस पर हम इसको उतार नहीं सकते। तो ये जान के बहुत अच्छा लगा और इसमें आपके जो प्रयास हैं, आपने जिन भी लोगों से कहा, मेरा भी यही मानना है कि जो लोग सुन रहे हों, इसके बारे में विचार करें और देखें कि हम इसमें क्या नया कर सकते हैं और ये जो आपने एक बात कही है कि स्टोन फ्रूट जो है वो हम जाड़ों में लगाएँ और जब चार धाम यात्रा होती है तो वो उस समय हम उसको कर सकते हैं। और जिनके यहाँ लगे हुए हैं उनको एक अच्छा बाज़ार मिल जाए, जो चीज़ें बाहर जाके महँगी मिल रही हैं अगर वो हमको बहुत ज़्यादा उसमें लाभ ना भी हो लेकिन कुछ इतना लाभ हो जाए कि जो अभी हमारे कम रेट चल रहे हैं उनसे थोड़ा ऊपर मिल जाए तो किसानों को भी एक प्रोत्साहन मिलता है। और ये भी हमारे समाज के लिए या हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छा है और आपकी ये बात भी बहुत अच्छी लगी कि हमें दूसरे प्रदेशों में क्यों जाना पड़े, अगर हम अपने पौध खुद तैयार करें, अपने बीज खुद तैयार करें और उन्हें जो है जब हमें ज़रूरत पड़े हम उनका इस्तेमाल कर सकें। तो अब हमारे हुँ। दूसरे अतिथि देवेंद्र नेगी जी जुड़ गए हैं जो कि सह-संयोजक हैं हरेला गाँव के। तो स्वागत है देवेंद्र जी आपका। धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, सर। धन्यवाद मैम। हाँ, धन्यवाद सर। तो हम हेलो, सबसे पहले आपका हाँ जी, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे जिससे कि हमारे दर्शक आपके बारे में कुछ जान सकें। हेलो। हाँ, यस सर आवाज़ आ रही है। जी, जी, जी। जी। तो देवेंद्र जी आप अपना परिचय हमें दीजिए जिससे कि हमारे दर्शक आपके बारे में जान सकें। जी, सबसे पहले धन्यवाद मैम आपका और सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम देवेंद्र नेगी, मैं सतपुली से बिलॉन्ग करता हूँ और जी, धात हरेला गाँव का सह संयोजक भी हूँ जी। और सर इससे मैं अभी जैसे आपका जी, जी, आप कुछ कह रहे थे?
जी, मैंने कहा धात हरेला गाँव का सह संयोजक है और सतपुली से बिलॉन्ग करता हूँ। जी, जी। तो हम सबसे पहले आपके हरेला गाँव परियोजना के बारे में जानना चाहेंगे। ये किस तरह का प्रोजेक्ट है? इसमें आप क्या करते हैं? और ये किस तरह से हमारे किसानों के लिए लाभकारी हो सकता है? जी, धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो मैं धात से जब हम 3 वर्ष पहले जुड़े थे, तो जी, मैं जी। देहरादून में बड़े भाई हरीश डोगरा जी के माध्यम से धात से जुड़ा था। वैसे जी, अभी पवन भाई ने जैसे बताया कि धरातल पे में काम करने पे हम ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो जब हम जी, देहरादून पे जुड़े थे, तो ऐसे में संस्थाओं से किसी से भी जुड़ने का मेरा उद्देश्य नहीं रहता। लेकिन जी। बड़े भाई हरीश डोगरा जी पे बहुत विश्वास रहता है। तो जब भाई साहब ने जोड़ा तो मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि शायद धात से मैं मना नहीं किया, मैंने जुड़ने में जुड़ा तो मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ। क्योंकि धात पे जी, सभी लोग बुद्धिजीवी जुड़े हुए हैं और सभी एक निष्पक्ष, निस्वार्थ भाव से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। और जी, ये जब हम धात से जुड़े तो हमने देहरादून में माल्टे का महीने का कार्यक्रम चल रहा था। उसी कार्यक्रम में हमारी ज्वाइनिंग हुई थी। मतलब एक से धात के परिवार से जुड़े थे। तो जब हम जी, धात के परिवार से जुड़े थे, तो उसके बाद हमने वहाँ पे एक बातें रखी, हरीश भाई ने भी, हमने भी और धात के सभी लोगों ने, कि जो ये जी, हरेला कार्यक्रम हो रहा है देहरादून में बहुत अच्छी बात है, शहरों में बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसकी मूल धरती पहाड़ है। इसका जो कार्यक्रम पहाड़ों में होने चाहिए और पहाड़ों में इसके हरियाली के साथ-साथ आर्थिकी पे भी बात होनी चाहिए। तो हमने जी, उससे के बाद यहाँ पे अपनी बातें रखी और सभी के धात के मेंबरों से, सीनियर के सहयोग से, मंथन से ये निकला कि हमने एक हरेला अध्याय धात के साथ जोड़ा। जी, हरेला गाँव, हरेला गाँव। जी, तो हरेला गाँव का मतलब ये था कि गाँव में हरा-भरा तैयार करना और गाँव में उत्पादकता बढ़ाना। और गाँव में जी, जो उत्पादकता बढ़ेगी उसको बाजार के लिए भी कार्य करना। तो सभी धात के अब तक का जो हमारा सफर रहा, तो बहुत अच्छा सहयोग पूरे धात के साथियों द्वारा मिल रहा है। उसके बाद जी, 1 साल पहले धात का हरेला गाँव का शुभारंभ हो गया था। फिर उसके बाद जी, 1 साल के मंथन से एक नए अध्याय को जोड़ने की बात हुई थी, हरेला उद्यान। हरेला जी, उद्यान का इसका उद्देश्य ये है कि इसमें पहाड़ में हरियाली, खुशहाली के साथ-साथ आर्थिकी भी आए, जिससे जी, हरेला उद्यान से यहाँ पे लोगों के बगीचे तैयार हो, बागवानी बने और बागवानी के बाद जो उत्पादन हो, उस उत्पादन के लिए एक अच्छा-सा बाज़ार मिले। इसी जी, पे हरेला का ये हमारा उद्देश्य था और उद्देश्य यही है। और इसमें भी हमने ये आज खुशी हो रही है कि ये धात के सभी टीम के सहयोग से और बहुत बड़ी टीम के सहयोग से बहुत लोग पर्दे के पीछे से भी काम कर रहे हैं। मैं उन सब का धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। उन सब के सहयोग से धात का ये जो हरेला उद्यान का शुभारंभ 16 जुलाई को सतपुली में ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल में हुआ, जिसमें कि हमने जी, 1200 सिट्रस के प्लांट किसानों को भेंट किए। और इसका जी, अगला कार्यक्रम 1 से 3 अगस्त तक पवन भाई के गांव मरोड़ा में किया जाएगा। तो इसके पीछे का अच्छा, कारण यही है कि हरेला उद्यान, हरेला गांव और फंची एक धात का जो अध्याय फंची भी है, इन तीनों के जी, सामंजस्य बिठा के पहाड़ में हरियाली, खुशहाली भी आए और जो उत्पादन हो उस उत्पादन के बाजार के लिए भी काम किया जाए, जिसपे जी, सभी लोग कार्य कर रहे हैं। और ये मैं उन एक बार उन सब लोगों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिनके सहयोग से ये सतपुली में आज हरेला उद्यान का शुभारंभ हुआ। और मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि उन सब के उम्मीदों के, सब उनके विश्वास के अनुसार ये हरेला उद्यान आगे भी बढ़ेगा। ऐसी मेरी उम्मीद है, मुझे ऐसी मेरी संभावना है। धन्यवाद। नहीं, बहुत सुंदर आपके विचार, बहुत सराहनीय हैं, क्योंकि आप अपने बारे में ना सोच करके किसान भाइयों के बारे में सोच रहे हैं और चाह रहे हैं कि उनको की आर्थिकी बने, उनको एक उनकी उत्पाद बढ़े, उत्पादकता बढ़े, उनके फलों की, सब्जियों की, और उनको एक अच्छा बाजार मिले जहां उन्हें कुछ आर्थिक लाभ हो सके। तो एक तरह से आप आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए पहाड़ी किसानों की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा काम है, और इसके लिए काफ़ी लोग, एक पूरी टीम जो है लगी हुई है। और साथ ही साथ जो आपने ये बात करी कि हरेला उद्यान, हरेला गाँव और फंची जो है एक तरह से मार्केट दे रहा है। इसमें भी काफ़ी लोगों का आपको सहयोग समाज के लोगों से मिल रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा है हमारे किसान भाइयों के लिए, और शायद इससे वो कुछ प्रोत्साहित भी होते होंगे। अब मैं
पवन जी से पूछना चाहूंगी कि बीच में मैंने उनके बीज लाओ अभियान के बारे में सुना था, तो ये मुझे काफी अच्छा लगा था कि इसको उन्होंने बच्चों के द्वारा जो है शुरू किया। तो पवन जी इसके बारे में कुछ बताइए। तो मैम, ये जो प्रेरणा मिली है बीज लाओ अभियान को, जी ये कहीं जी न कहीं जो विजय जरदारी जी हैं, जो हमारे एनवायरमेंटलिस्ट थे, या जिन्होंने चिपको अभियान भी आंदोलन भी शुरू किया था बहुगुणा जी के साथ। कहीं न जी। कहीं वो हमारे प्रेरणा स्रोत है कि उन्होंने जब जीएमओ के बीज आ रहे थे, या बाहर के जो बीज आ रहे थे, उस समय उन्होंने अपने बीज बचाने के लिए उन्होंने जो हमारा मोटा अनाज के जो, या यहाँ के लोकल जो पल्सेस होते हैं, उनको बचाने के लिए बीज फैलाया था। जी और ये सौभाग्य हमारा भी, धात का भी, कि जब दून लाइब्रेरी में वो हमारे साथ बैठे, तो हमारी वहाँ पे 3 जनरेशन बैठी थी। एक जनरेशन जरदारी जी थे, एक सेकंड जनरेशन वहाँ पे बीरभान सर थे, जो कि अभी बहुत ही प्रोग्रेसिव फार्मर है, और एक तीसरी जनरेशन में हम थे, जो अभी जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हैं। तो मैंने उनसे ये प्रश्न पूछा था कि सर कैसे हम करें, क्या करें? तो उन्होंने बोला कि ये समय आ गया है कि थोड़ा-सा व्यावहारिक से आप व्यापारिक की ओर बढ़ने का। ये जी लगातार हम जी बातें कर रहे हैं कि कैसे हम व्यावहारिक से, मतलब व्यावहारिक, मतलब कि पहल जो होंच हो वो, मतलब जस्ट व्यावहारिक, मतलब कि कोदा झोंगरा कोई बोल के थोड़ा सा 2 किलो दे दो, तो हम बोलते कि लो ले लो भाई, ये बार्टर सिस्टम होता था। मतलब जी जी आप जी अगर बात करें कि पहाड़ अगर 50 से 70 साल पहले हम टोटल दो चीजों पे डिपेंडेंट थे। हम थे केवल गुड़ पे और नमक पे। आज हम जी 100% डिपेंडेंट हो गए। सही और कह रहे हैं। मुझसे ये प्रश्न पूछा गया था, मैं जब टिस में पढ़ रहा था, तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस तुलजापुर में, तो वहाँ पे एक प्रोफेसर ने क्वेश्चन पूछा था कि बताइए कि आपकी इकोनॉमी क्या है? तो मैंने कहा था हम्म कि हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। तो उन्होंने कहा एग्रीकल्चर इकोनॉमी, आपकी इकोनॉमी पोस्टल इकोनॉमी है, मवरी मवर ऑन छो मवरी इकोनॉमी है आपकी, जिसको अभी हम हम्म। गूगल पे भी बोलते हैं। तो जी ये दुर्भाग्य है कि मतलब हर परिवार का व्यक्ति एक बाहर जा रखा है अपने पच मतलब आप ये इमेजिन कीजिए कि 9 साल का मैं अपनी माँ को छोड़ के चले गया था यहाँ पे, और 22 साल तक बाहर रहा। बुलीड हुआ हूँ, रैग्ड हुआ हूँ, टॉर्चर हुआ हूँ। और ये हम्म। सौभाग्य नहीं है इस उत्तराखंड का कि बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है। तो इसलिए जी हमने ये बीज लाओ अभियान धात के माध्यम से शुरुआत किया है। 2-3 साल पहले जब हम हिमाचल में ट्रेनिंग लेने गए, तो हमारी एवरेज एज 40 थी। मतलब हम ये बताइए कि हमारा जो सबसे बुजुर्ग किसान था वो 70 साल का हुआ। मतलब आदमी 70 साल में मरने की तैयारी करता है, हमारा उत्तराखंड का किसान ट्रेनिंग की तैयारी कर रहा है। और ये मैंने नोटिस किया वहाँ पे, आप अगर पूछें भी कि वहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र में छोटे नन्हे-मुन्ने बच्चे वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए थे, 6, 7, 8 के बच्चे। और वहाँ पे जब वो घूम रहे थे 2-3 दिन तक, तो मैंने पूछ ही लिया उनके टीचर से कि आप ये कौन है बच्चे? तो उन्होंने कहा कि सर ये हर साल यहाँ पे हमारे एजुकेशन टूर होते हैं, हमारे 4-5 दिन के यहाँ पे ट्रेनिंग्स होती है। हमें तो अभी ये भी नहीं पता कि गड्ढा जो पेड़ का है वो कितने बाई कितने का करना है। उसमें कौन सा गोबर डालना है, कितना काला होना चाहिए कि कच्चा होना चाहिए कि क्या होना चाहिए? वर्मी कंपोस्ट कौन सा डालना है, केमिकल क्या डालना है, ये तो दुर्भाग्य है। तो इसलिए हमने ये कहा है, सोचा है कि जो ये आने वाली फ्यूचर जनरेशन, क्योंकि जो नई जनरेशन है 18 साल के बच्चा तो हर कोई बाहर चले गया यहाँ से। कोई भी बच्चा जी घर में नहीं है। 2-4 बच्चे वो बुनाथन की बैजे आज तेरे तरफ बटी कर, फिर कल बोले आज तेरे, मतलब वो पीने पे ही ध्यान है उनका। अब जी बचा कौन? बचा वो बचा, मैं अभी डीएम मैडम से भी यहाँ पे बातें करूँगा और सरकार से भी निवेदन करूँगा कि 6 टू 12 के बच्चों को स्ट्राइक किया जाए। ये हमारे भविष्य के हनुमान हैं, और यही है वो है जो इस धरती को बचाएँगे, इस पहाड़ को बचाएँगे। बीज लाओ जी अभियान इन बच्चों के लिए है। अब बीज लाओ अभियान ये है कि हम कह रहे हैं कि जो जो बीज जो वेस्ट हो रहा है, घर गाँव-गाँव में जो आड़ू के बीज हैं, पुलम के बीज हैं, खुमानी चोलू के बीज हैं, या अखरोट के बीज हैं, स्टोन जो कि वेस्ट हो जाते हैं, उनको आप एकत्रित कीजिए और स्कूलों तक ले आए आप। वो जब इकट्ठा होंगे तो धात की एक टी एक 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 पंची जो टीम है वो ले लेगी उनसे। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो फंची है वो उनके बीजों को ले लेगी 60 रुपए किलो। और जो वेस्ट हो रहा था उसको हमें वेल्थ में कन्वर्ट करना है, तो उन जो बीजों को है वो नर्सरी स्वामियों को हम पहुँचा देंगे। जब वो पेड़ बनेंगे, नर्सरी स्वामी जो उन बीजों को पेड़ बनाएँगे, तो रूट स्टॉक डेवलप होंगे और उसके ऊपर 1000 प्रकार की वो कलमें लगा सकते हैं। इसकी बातें हो रही हैं। अभी एट प्रेज़ेंट हम हर पौधे के लिए
बाहर पे डिपेंड है, मतलब लगभग पौधे हिमाचल पे या कश्मीर पे या यूपी से आ रहे हैं। क्या हम अपनी अपनी नर्सरी डेवलप नहीं कर सकते? क्या हर ब्लॉक के साथ में नर्सरी डेवलप नहीं हो सकती? बहुत बड़ा बड़ी बातें नहीं है, बिल्कुल छोटी बातें। और मैं लगभग पिछले 1 महीने में लगभग 20 स्कूलों मैंने कवर किए और हर स्कूल में राठ के जो यहाँ पे थैलीसैंण ब्लॉक है या पाबौ ब्लॉक है या खिरसू ब्लॉक के लगभग हमने 20 इंटर कॉलेज कवर किए और लगभग हर स्कूल में 150 से 200 बच्चे। ये बच्चे हमसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। जब हम इनसे 15-20 मिनट मिल रहे हैं तो ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि हमारा माल्टा 9 रुपए क्यों है? आपका ड्रैगन फ्रूट 100 रुपए क्यों है? हमारे 10 दाने माल्टे के 9 रुपए के और आपका ड्रैगन फ्रूट 100 रुपए का, इतना बड़ी भी क्या चीज हो? या एवोकाडो 100 रुपए क्यों? या 250 रुपए का सेब क्यों? या कीवी का एक दाना 50 रुपए का क्यों? तो कहने का मतलब है कि हमारा माल्टा तो बिके। तो बीज लाओ अभियान कहीं ना कहीं हमें रूट स्टॉक, जो वेस्ट टू वेल्थ में और बच्चे जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको सेंसिटाइज करने में काम करेगा। और इस बार हम पायलट फेज में कर रहे हैं। 3 तारीख को डीएम मैडम जब यहाँ पे आएगी पौड़ी में, मरोड़ा में, पौड़ी की जो डीएम है, हम उनके सामने प्रदर्शनी लगाने वाले हैं कि ये पायलट फेज में अगली बार आपको पूरे पौड़ी के स्कूलों को इसको देना है ऑर्डर कि आप प्लीज बीज बच्चों को सेंसिटाइज कीजिए। आप ट्रेनिंग की बातें करिए, आप इनको ग्राफ्टर बनाइए, आप ट्रेनिंग बनाइए। क्यों आप इनको फालतू में पटवारी बना रहे हैं? या क्यों आप इनको बाहर यहाँ से स्टेट से भगा रहे हैं? यहाँ तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये तो उत्तराखंड एक अपॉर्चुनिटी है। तो इसको हमें आपदा में अवसर कैसे बनाना है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि आपदा को अवसर बनाना है, वोकल फॉर लोकल। और हमको ये समझना होगा। तो बीज लाओ अभियान कहीं ना कहीं नेक्स्ट जनरेशन को टारगेट करिए। ऐसे ही हमारा माल्टा जो नारंगी है, माल्टा है, पहाड़ी लिम्बुचा, इसको भी हम कहीं ना कहीं आने वाले दिसंबर में हम क्या करेंगे कि धात पन्नियां देगी, हर बच्चे को पन्नियां देगी, 10-10 पन्नियां। और धात टेक्नोलॉजी देगी। जो कृषि विज्ञान केंद्र भरसार ने करना था, जो भरसार यूनिवर्सिटी ने करना था, वो धात करेगी। वो यहाँ के पहाड़ी किसान करेंगे क्योंकि उनको दर्द है। उनको दर्द इस बात का है कि वो 9 साल में अपनी माँ से बिछड़ क्यों गए थे। उनको दर्द इस बात का है कि वो 18 साल में अपने परिवारों से बाहर क्यों जा रहे हैं, बर्तन क्यों छान ले किसी के। ये भरसार यूनिवर्सिटी हो गया, ये कृषि विज्ञान केंद्र को भी समझना पड़ेगा कि ये तुम नौकर हो, तुम्हें ये करने पड़ेंगे काम हमारे। आप यहाँ नौकरी, यहाँ केवल 1 लाख नौकरी खाने नहीं आए हो हमारे। ये आपको उनको समझना होगा। यहाँ पे प्रशासन को समझना पड़ेगा कि आपको ये जो बीज लाओ अभियान जो हम चला रहे हैं, ये जो हम पेड़ उगाने की बातें कर रहे हैं, ये आपको आपके काम है। धात तो एक जस्ट एक प्लेटफॉर्म है, सिविल सोसाइटी जो प्रेशर मारेगी। हमने ठेका थोड़ी ले रखा है। हम तो हमारा अपना कैरियर भी, तो हम तो 35-36 साल में, आप यहाँ पे आप इमेजिन कीजिए कि हर गांव में यहाँ पे 10-10 से 20-20 से बेरोजगार बच्चे हैं और उनकी नौकरियां नहीं है, उनको कोई शादियां नहीं दे रहे। तो कम से कम उसके पास अगर बीज लाओ अभियान से वो अगर बाल वन तैयारी करेगा अपने, उसके पास 50-50 पेड़ होंगे, तो कम से कम 2-4 हजार की उसकी इनकम तो आएगी। तो उन युवाओं को अल्टीमेटली बीज लाओ अभियान हम नेक्स्ट जनरेशन को टारगेट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम सफल रहेंगे। आने वाले 2-4 सालों में हम इसको एक मूवमेंट के तौर पे देख रहे हैं और हमें पता है कि ये होने वाला है। धन्यवाद। बहुत सुंदर पवन जी, आपके विचार काफी क्रांतिकारी हैं जो हमारे किसान भाइयों के लिए काफी सहयोग कर सकते हैं उनकी आर्थिकी में, उनकी उत्पादकता में और उनके बाजार को बनाने में। तो ये जानकर बहुत अच्छा लगा। दूसरा, आपकी कुछ बातें बहुत अच्छी थी, जैसे वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करना। आपने 20 स्कूलों को जोड़ा है जहां पर आपने बताया कि 200 करीब 200 बच्चे हैं जिनको आपने सेंसिटाइज किया है इस बारे में, संवेदनशीलता बढ़ाई है उनकी। और वैसे भी हमारा देश जो था, पहले जब हम हिंदी में निबंध लिखा करते थे तो यही लिखते थे कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। तो कृषि प्रधान देश होने के नाते और हमारे जो लोग बाहर जा करके, जैसे आपने कहा कि जो काम छोटे मोटे काम कर रहे हैं, अगर वो छोटे मोटे काम अपने ही जगह में करें तो मेरे ख्याल से हमारे उत्तराखंड की एक अलग इकोनॉमी बनेगी और आर्थिकी हमारी ज्यादा सुदृढ़ होगी। और बिल्कुल। इसको अपनी जमीन से शुरुआत करना एक बहुत बड़ा सपना हम अभी तो कह सकते हैं, क्योंकि अभी हमने इसको स्टार्टिंग हुई है हमारी, जैसे आपने कई जगह पर किया, या धाद इसके बारे में काफी लोगों को प्रेरित कर रही है और अपना
काम आगे बढ़ा रही है, लेकिन ये अभी हम कहेंगे कि ये शुरुआती दौर में, जिसको आप कह रहे हैं कि पायलट प्रोजेक्ट है ये हमारे, तो अब ये मैं आगे इन पर जी हमने जी हमने लगभग 4,000 बच्चों पे पहुंच चुकी है। 200 नहीं, 200 तो एक स्कूल में, हमने 20 स्कूल, जी, मतलब कि आपने कहा 4,000 200, बच्चे। जी जी जी, मैं वही कह रही हूँ कि 20 स्कूलों में जो आपने किया, और हर हाँ, स्कूल में जो है वो आपके मतलब 200 हाँ, बच्चे हम 150 मान से 200। सकते हैं। जी जी हाँ जी। जी। तो ये बहुत अच्छा लगा आपका वेस्ट से वेल्थ को और आपदा से अवसर को जो आपने बात कही है, या जो जुमले जोड़े हैं, मेरे ख्याल से इनको हमें अब समय आ गया है कि इनको जमीनी स्तर पर उतारना होगा और इन पर कार्य करना होगा, जिससे हमारे किसान भाइयों को लाभ मिले। और आपके विचार वाकई में काफी क्रांतिकारी हैं, और आप एक खुद प्रगतिशील किसान हैं, तो आपका अनुभव जो है वो बताता है आपके अंदर कितना दर्द भरा है अपने साथी किसान मित्रों के लिए। अब मैं देवेंद्र जी से पूछना चाहूंगी कि आप उत्तराखंड को आगे कुछ सालों में किस रूप में देखना चाहते हैं? जी, बहुत अच्छी बात मैम आपने पूछी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। उत्तराखंड, वैसे पूरा देश आपने भी अपनी बातों में बोला कि भारत कृषि प्रधान देश था, लेकिन जी आज दुर्भाग्य है कि हमारे पहाड़ में कृषि को लोग एक हीन भावना से देख रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और बहुत जी संभावनाएं यहाँ पे कृषि की है, कृषि बागवानी की यहाँ पे बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। अभी हमने 3 साल पहले धात के माध्यम से माल्टा का महीना कार्यक्रम चलाया, सेब का महीना कार्यक्रम चलाया, जिसके बहुत सकारात्मक परिणाम दिखे हमें। और आगे भी जी बहुत अच्छी संभावनाएं इस क्षेत्र में बनी हुई है। सिट्रस में बहुत अच्छी बड़ी इकोनॉमी यहाँ पे तैयार हो सकती है। स्टोन फ्रूट में यहाँ पे बहुत अच्छी इकोनॉमी तैयार हो सकती है। हमारे चार धाम यात्रा जब चलती है तो यहाँ पे जी जो उसका सौंदर्यकरण का सामान होते हैं, फूल वूल, ये सारे बाहर से आते हैं। क्या यहाँ पे ये तैयार जी नहीं किए जा सकते? ये बहुत बड़ी बिल्कुल सही। इकोनॉमी यहाँ पे हम उससे भी ले सकते हैं। लेकिन बशर्ते ये इसमें आम समाज को और सरकार को भी कोई पहल करनी होगी। हाँ, ये सत्य है कि पहाड़ में कृषि बागवानी करना बहुत चुनौती भरा कार्य है। यहाँ पे हाँ सही अनेक समस्याएं हैं। यहाँ पे अनेक सही है। समस्याएं हैं। बाघ, लंगूर, बंदर, सुअर, भालू, अनेक प्रकार के समस्याओं से किसान को जूझना पड़ता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी यदि किसान अपनी कठिन परिश्रम करने के बाद कोई उत्पादन तैयार करता है तो उसके लिए उसे एक बाजार नहीं मिल पाता। मैं आज हम सही सतपुली में मेरी एक दुकान भी है, तो मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ा दर्द होता है। परसों मैं खुद प्रैक्टिकली देख रहा था अपनी सतपुली में, एक महिला हमारे ब्यास चट्टी से, सतपुली से करीब 30 किलोमीटर दूर ब्यास चट्टी है, तो ब्यास जी चट्टी से करीब 20 केजी कटहल लेके सतपुली में आई। तो सतपुली पूरे बाजार घूमी और 15 रुपए केजी कटहल दे रही थी। तो किसी ने उससे कटहल नहीं लिए। मुझे बड़ा दर्द हो रहा था। लेकिन मैं खुद ही, मेरे पास, हमारे पास मैंने अपनी एक लिमिटेड, वो है हमारी शक्ति भी एक जी लिमिटेड है कि हम एक सीमित उस तक ही काम कर सकते हैं। तो जब वो लेडीज घूम रही तो मुझे बड़ा दर्द आया कि क्या करे, इस लेडीज के 20 केजी कटहल इतने बड़े सतपुली में नहीं बिक पा रहे, जबकि सतपुर में 1200 परिवार रहते हैं। तो इसके लिए हम्म, सरकार को भी एक नीति बनानी होगी। सरकार, हम जी कहते हैं, यदि हर ब्लॉक स्तर पे या हर छोटे छोटे कस्बे पे, छोटे छोटे शहरों पे एक विपणन केंद्र खोले, जहाँ पे किसान अपने उत्पादन को उस विपणन केंद्र पे ले जाए। और जितना भी उसके पास 10 केजी होता है, 10 कुंटल होता है, लेकिन उसके पास एक माध्यम रहेगा कि मैं विपणन केंद्र में जाऊंगा और वहां पे अपना उत्पादन दे के आ जाऊंगा। यदि इस तरह के जी विपणन केंद्र खोल जाए तो यहाँ पे कृषि बागवानी की बहुत बड़ी संभावना है। हमारे सतपुली जी क्षेत्र में ही आजकल कटहल कटहल का भी बहुत बड़ा उत्पादन हो रहा है। अभी जी कृषक बागवान ग्रुप में या हमारे धात ग्रुप में अभी परसों एक मैसेज चल रहा था। इधर ही ब्यास चट्टी साइड के एक रिटायर अध्यापक थे, उनके पास जी 70 कुंटल दशहरी आम था, बहुत अच्छा आम। जी तो वो गुरुजी ने मुझे भी फोन किया और मैंने भी गुरुजी को फोन किया। फिर मैंने 8-10 जगह ये मैसेज डाला कि गुरुजी के पास इतना आम उत्पादन हो रखा है, यदि कोई इच्छुक हो या कोई उनको एक बाजार दिला सकता है तो कृपया उनकी मदद कीजिए। तो जी देखो कितना दुर्भाग्य है कि माने पूरी रूप तरह से जैविक रूप से उन्होंने आम का उत्पादन तैयार किया, लेकिन उनको बाजार नहीं मिल रहा। 70 कुंटल, और यदि 70 टन की बात होती तो तब कितनी बड़ी मुश्किलें और बढ़ती। तो इसके लिए थोड़ा सही है। सरकार को भी काम करना होगा। सरकार को
छोटे छोटे जगह पे या हर ब्लॉक स्तर पर, हर जिला स्तर पर विपणन केंद्र खोलने चाहिए। कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हो या मंडी तक जो किसान अपना उत्पादन पहुंचाए उसके लिए व्यवस्था हो। और बहुत बड़ी संभावना है, मैंने ये बोला पहले कि चुनौतियां तो है लेकिन जी असंभव नहीं है, संभव है। यहाँ पे जी बहुत अच्छा आगे भविष्य में कृषि या बागवानी की बहुत अच्छी आर्थिकी यहाँ पे मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आम समाज को भी और सरकार को भी थोड़ा काम करना होगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे बात आपने कही है और मेरे ख्याल से ये बात हमारे सुनने वाले जितने भी दर्शक हैं, श्रोताएं हैं हमारे, वो सुन रहे होंगे और इनमें से हो सकता है बहुत से लोग इस क्षेत्र से जुड़े होंगे जिनसे हम सहायता की अपील कर रहे हैं। तो उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए और एक नई व्यवहारिक परियोजना तैयार करनी चाहिए जो जमीनी रूप पे किसानों के साथ जुड़ के उनको प्रोत्साहित कर सके और हमारी उत्तराखंड की एक अपनी अलग आर्थिकी बना सके, जो कि हम अपने प्रदेश को खुद सपोर्ट कर सकें, एक तरह से सहयोग कर सकें उसके लिए। तो इसमें इन बातों को सुनकर के ये हम मुझे ये लग रहा है कि हम जिन चीजों को व्यवहारिक रूप से जमीनी स्तर पर उतारना चाहते हैं उनके लिए अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें और कुछ ऐसे लोग हमारे साथ, पवन जी और देवेंद्र जी जैसे लोग अगर हमारे साथ जुड़ जाएं तो कुछ सालों में शायद हमारे उत्तराखंड का कायाकल्प हो सकता है और हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत सी ऐसी परियोजनाएं या इस तरह की योजना शुरू हो सकती है, इस तरह के सहयोग मिल सकते हैं कि वो जो हमारा सपना है, हम सबका सपना है, धात का सपना है, हमारे प्रगतिशील किसानों का सपना है, वो सब पूरा हो सकता है। तो आइए इस सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपने धात के अतिथियों को आपका आभार प्रकट करते हैं। साथ ही मैं धात संस्था के की ओर से आप सभी से अपील करूंगी कि हमारे किसान भाइयों का जो उत्पाद होता है उसको धात संस्था उपलब्ध करा सकती है। अगर आपको किसी भी फल की जरूरत है, किसी अनाज की जरूरत है, तो हमारे हरेला गांव और फंची के जो संयोजक हैं वो आपको उपलब्ध करा सकते हैं। तो हमारे वीडियो के नीचे कुछ फोन नंबर्स दिए हुए हैं, आप उस फोन नंबर पर जा करके इसके बारे में संपर्क कर सकते हैं और हमारे किसान भाइयों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। धन्यवाद।